स्वागत है आपका पथिक के पिटारे में। यह मेरी एक स्वरचित कहानी है जिसका शीर्षक है तू मेरा हमसफर। एक लंबे सफर की थकान के बाद माँ ने सुबह से ही खाना बनाने के लिए कह दिया। घर में सभी खुश और उत्साहित थे, पर मेरी मन की दुविधा से अनजान मैं एक अनदेखे और अपरिचित व्यक्ति के लिए तरह तरह के पकवान बना रही। रिश्ता पक्का होगा या नहीं, इसी उधेड़बुन में देहरादून से 12 घंटे की यात्रा का मजा भी नहीं ले पाई। बस अजीब सी उलझन में मन मस्तिष्क फंसा हुआ था। मैंने गुस्से में माँ से कहा, माँ अभी और कितना खाना पकाना पड़ेगा, थक गई हूँ, कोई राजा तो नहीं आ रहा। माँ ने बड़ी धीरे से शांत स्वभाव में कहा, बेटा यह सब करना पड़ता है। फिर शायद कुछ सोचकर चुप रही हो, लेकिन उनकी चुप्पी कई बातें कह रही। लड़का तो ठीक ही है, कुछ अवगुण तो नहीं सुने। अब मिलने की जिद कर रहा था तो मैं मना कैसे करती, इसलिए तुझे बुला लिया। माँ ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें भुवन ने बता ही दिया होगा, उसकी बात हुई थी, उसे भी सीधा और सच्चा लगा। हाँ, बात फोन में हुई थी, पर उसने सीधे और सपाट तरीके से अपनी बातों को रख दिया। बेटा गुण और अवगुण तो भगवान को ही पता होते हैं, आप जैसा भगवान को स्वीकारो। माँ जैसे उस लड़के की तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे मान जाने के लिए भूमिका बना रही। मुझे विवाह जैसी परंपरा पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब भी मैं अन्य परिवारों को झगड़ते देखती तो उन लड़कियों पर गुस्सा आता जो शादियां करती। मैं उन लड़कियों में शामिल नहीं होना चाहती। मैंने कई बार मां से कहा भी कि मुझे शादी नहीं करनी, परंतु मां इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने बैठी। अब मेरे सामने यह समस्या थी कि इस लड़के को या किसी और दूसरे लड़के को मुझे चुनना ही था। मां की बातें समझ में भी आती थी, परंतु मन की दुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मां, सारी सब्जियां बना ली हैं, तुमने सुबह से ही ऐसे काम पर लगा दिया मानो मैं जन्मजात दासी हूं उसकी। अब मेरे भीतर का गुस्सा भी उस अपरिचित व्यक्ति पर फूट पड़ा था, पर मां ने अपने शांत स्वभाव के स्वरूप ही कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने भी मां के शांत स्वभाव को देखते हुए चुपचाप सब भाग्य पर छोड़ दिया। वैसे भी भाग्य से मुझे कब आसानी से मिला है, इसलिए मैंने कोई आशा नहीं रखी। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गया। नहाने के बाद मैंने एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। अभी कॉलेज में एक नए पाठ्यक्रम के लिए नोट्स भी बनाने थे। कभी कॉलेज की समस्याएं और अब इस नए आगंतुक के लिए किए जा रहे कर्मकांड से मेरे सर में दर्द होने लगा। पूरा दिन कभी खाना बनाने तो कभी बैठक के कमरे को ठीक करने में लग रहा था, और मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं कितनी बार उस अपरिचित व्यक्ति को कोसने लगी होंगी। घर में मरम्मत और कुछ नए कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था। ऐसे में सभी तरीके की आवाजों से मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। माँ और परिवार के सभी सदस्य मेरे सामने नॉर्मल होने का प्रयास कर रहे थे, और यह मेरे गुस्से को बढ़ा रहा। माँ ने तो न जाने कितनी बार भगवान को याद कर सब कुछ ठीक ठाक हो जाने की प्रार्थना की। दूसरी ओर मैं लड़कियों को बेबसी और सामाजिक भेदभाव को गले लगाए बैठी। शाम के लगभग 7 बजे उस अपरिचित ने बैठक में प्रवेश किया। सबसे उसका परिचय कराया गया। मुझे एक और रस्म निभानी थी।
चाय ले जाकर सबको अभिवादन करना था। यह अच्छी बात थी कि अपरिचित और उनके एक रिश्तेदार ही आए थे। कम से कम प्रश्न तो न्यूनतम रहेंगे। परंतु मन में यह भी गुस्सा था कि सुबह से ही खाना बनाने के लिए लगाया हुआ है और सिर्फ 2 व्यक्ति खाने के लिए आए हैं। जो इतना खाना बनाया उसे खाएगा कौन? खैर, चाय के अभिवादन के बाद आपस में बातों का दौर चला। लड़का तो गूंगा जैसा ही लग रहा था। कोई प्रश्न नहीं पूछा और न ही किसी तरह की रिश्ते वाली बात। बस हंस रहा था और शांत प्रवृत्ति से पूछे गए सवालों का उत्तर दे रहा था। फिर घर वालों ने हम दोनों को एक दूसरे को समझने और बातें करने के लिए छोड़ दिया और मैं कब से न जाने इसका इंतजार कर रही थी कि 2 टूक बातें कर लूं। तो मैंने ही बातों का क्रम प्रारंभ किया। आप वकालत करते हैं? हमारे वहां तो कोई भी नहीं है इस पेशे। कुछ ऐसा तो नहीं पता है वकालत के बारे में, आप ही बताएं। उसने उत्तर दिया, मैंने तो अभी वकालत आरंभ की है। अभी तो लंबा समय है इस फील्ड में जमने। कम से कम 7 साल तो चाहिए। उसने एक छोटे से स्टेटमेंट में अपनी बात खत्म कर दी। मैं जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन यह फटफटिया स्कूटर अपनी ही हल्की चाल से चल रहा था। मैंने सिगरेट और शराब को लेकर सवाल किए और उसने जितना स्वीकारना था उतना स्वीकार किया और जितना छोड़ देना था उसे नकारता चला गया। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे, सारे सवाल तो मैं ही कर रही हूँ, कुछ आप भी पूछिए। उसने कहा, मेरे सवालों में पिछला कुछ भी नहीं है, सब आगे को देखने वाला है। और सही कहूं तो न मैं भविष्यवक्ता हूं और न आप हैं, इसलिए क्या पूछूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने भूमिका बनाते हुए कहा, आप उतनी दूर रहेंगी और मैं यहाँ, रिश्ता निभ पाएगा क्या? उसके प्रश्न में वास्तविकता थी और यह प्रश्न कुछ ऐसा था जो मुझे किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे जॉब करनी थी। अपरिचित इसके खिलाफ नहीं था, पर यह प्रश्न सीधा और सपाट था। मैं दोराहे पर खड़ी हो गई। एक अध्यापिका होने के नाते सारे निर्णय मैं ही लेती आई थी और यह निर्णय भी मुझ पर ही डाल दिया गया। मुझे कुछ भी कहना था उससे पहले मेरा सामना मेरे परिवार, मेरी दुश्वारियां, मेरे खुद के लिए बुने सपने और यह परिचित सब आंखों के सामने को। यह अपरिचित मुझे एक न एक निर्णय लेने और उसके पालन में सहयोगी लगा। सच में ऐसा ही साथ तो मुझे चाहिए था जो मेरे साथ चले, न आगे और न ही पीछे। दिन भर में जितना मैंने इस अपरिचित को कोसा, उतना ही वह अब मुझे अपने करीब लगा। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं तो निभा लूंगी और आप? इस प्रश्न के साथ मेरा पूरा भविष्य जुड़ गया। उसने गहरी आंखों से मुझे देखा और कहा, गाड़ी के 2 पहियों को एक साथ चलना होता है, ना आगे और ना पीछे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने दीर्घ श्वास के साथ उसे अब एक अलग ही नजर से देखा। जैसे लगा कि हाँ, तू मेरा हमसफर है।